सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक अपने जैनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैनिज्म मतलब शुरू कहाँ से हुआ, कुछ बेसिक चीजें, फिर धीरे धीरे इसकी हम शुरुआत करेंगे जैनिज्म की अपने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे जैनिज्म है, या मतलब जो भी हमारे जैन्स होते हैं, वो वर्ण सिस्टम पर बिलोंग, मतलब वर्ण सिस्टम पर बिल्कुल भी वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे। तो दे डू नॉट बिलीव वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम पर बिलीव ये नहीं करते थे। ऐसा क्योंकि मतलब आप देख लीजिए कि पहली बात तो ये धर्म ही अलग से थे। तो पहले ये हिंदू ही जो भी हमारे महावीर जी थे, लेकिन जब इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया तो किया ही इसलिए था कि जिससे किए कि मतलब अलग से एक ऐसा, मतलब आप धर्म बोल लो, पंथ बोल लो, उसका निर्माण कर सके जो ना वर्ण सिस्टम पर, और मतलब उस जो भी इन्हें कुरीतियां लगी, जो भी गलत चीजें थोड़ी बहुत इनको लगी अपने पुराने धर्म में, उस चीज को चेंज कर सके, लोगों को चेंज कर सके। तो ये वर्ण सिस्टम पर बिलीव नहीं करते थे। साथ में ये गांधी जी वाली मानसिकता के थे, मतलब नॉन वायलेंस, अहिंसा। वायलेंस नहीं करना है, बिल्कुल अहिंसा के साथ हमको जीना है। साथ में जो जैनिज्म थे, दे बिलीव इन डिवाइन फिगर। दे बिलीव इन डिवाइन फिगर मतलब इनका मानना था कि हाँ, कोई ना कोई तो ऐसी डिवाइन फिगर है जो इस मतलब संसार को चला रही है, ये जो भी है। अब हमें जो बायोग्राफीज मिलती हैं जैन्स की, जो भी हमें बायोग्राफीज मिलती हैं, वो हमें किस में मिलती हैं? कल्पसूत्र में। सो ये छोटे छोटे पॉइंट भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बायोग्राफीज हमें कहाँ से मिलती हैं? कल्पसूत्र से। अब जो हमारे टोटल जैन तीर्थंकर हैं, मतलब जैन्स में, जैसे हमारे यहाँ क्या मतलब जैन्स में तीर्थंकर बोलते हैं, तो जैन के जो टोटल तीर्थंकर्स थे, टोटल तीर्थंकर्स वो थे 24। सबसे पहले थे इनके ऋषभदेव, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले थे हमारे ऋषभदेव। ऋषभदेव की जो बर्थ प्लेस है, यानी वो अयोध्या में पैदा हुए, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? बुल से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ऋषभदेव कहां पर पैदा हुए, या फिर ऋषभदेव जो है मतलब उनको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारे 23rd थे, ये हमारे फर्स्ट ऋषभदेव हो गए। 23rd थे हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका जो बर्थ प्लेस है वो है वाराणसी। वाराणसी, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सरपेंट। सरपेंट को एक तरह से मतलब सरपेंट स्नेक टाइप ही होता है, सरपेंट। और जो 24th और लास्ट थे, वो थे हमारे महावीर, वर्धमान महावीर, जिनका हमारा पूरा नाम है, जिनको हम महावीर बोलते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम मतलब मेनली वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में ही जानेंगे। इनकी बर्थ प्लेस कहाँ थी? कुंडग्राम, वैशाली में पड़ता है जो कि, और इनको हम दर्शाते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं लोयन से। और यही हमारे लास्ट तीर्थंकर हुए। इन्हीं के बारे में हमारे मतलब इन्होंने ही जैनिज्म की शुरुआत की, और इनसे ही हम पढ़ेंगे कि मतलब कैसे क्या क्या इन्होंने स्टार्ट किया, और कैसे मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में इन चीजों को आगे बढ़ाया। अच्छा, लेकिन जो जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में वैदिक एज पढ़ी है, तो जो हमारे वेद्स हैं, जो हमारे वेद्स हैं, उनमें केवल 2 ही तीर्थंकर का मेंशन है। केवल 2 ही तीर्थंकर मेंशन है। एक तो जो हमारे फर्स्ट है ऋषभदेव, और जो एक हमारे 22nd है। 22nd हमारे कौन से हैं? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी जो कि हमारे 22वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब केवल वेद्स में हमें 2 के बारे में जानकारी मिलती है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म, मतलब जैनिज्म के जो फाउंडर हैं, वो वैसे तो ऋषभदेव हैं, क्योंकि पहले जो हमारे तीर्थंकर हैं वो
ऋषभ देव भी हैं, लेकिन रियल फाउंडर जो मानते हैं, रियल फाउंडर हम वर्धमान महावीर को ही मानते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि हमारे रियल फाउंडर कौन है, वो हमारे वर्धमान महावीर ही हैं, जिन्होंने जैनिज्म को बहुत आगे तक लेके गए, और उनकी वजह से ही आज जो है मतलब जैनिज्म इतना जाना माना है, फेमस भी है। और हम वर्धमान महावीर को ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर, वर्धमान महावीर को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे कि वर्धमान महावीर इज ऑल्सो नोन एज, तो इनको हम बोलते हैं न्यायपुत्र, नैपुत्र या न्यायपुत्र, जो भी आप बोले, तो इनको हम बोलते हैं न्यायपुत्र। चलते हैं आगे। अब हम यहाँ से बात करेंगे कि जो हमारे वर्धमान महावीर हैं, उनके जीवन में मतलब क्या क्या चीज घटनाएं घटी, क्या कैसे उन्होंने क्या चीजें करी, क्योंकि रियल फाउंडर हम जैनिज्म के वर्धमान महावीर को ही मानते हैं। तो वर्धमान महावीर जी के बारे में बात करते हैं। वर्धमान महावीर, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो सबसे पहले जन्म हुआ 540 बीसी में, कहां पर हुआ, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम जो कि हमारा वैशाली में पड़ता है, बिहार में। वैशाली हमारा कहां पर पड़ता है, बिहार में। तो कुंडग्राम में इनका 540 बीसी में जन्म हुआ। डेथ हुई इनकी 468 बीसी में। डेथ कहां पर हुई इनकी, पावापुरी। पावापुरी भी हमारा बिहार में ही है, बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ में, बिहार में। ये चीजें डायरेक्ट याद रखेंगे। तो इनकी मतलब टोटल एज कितनी हो गई, 72 ईयर्स, यानी 72 ईयर्स की एज में ये खत्म हो गए। डेथ, पहली बात तो डेथ में यहाँ पर डेथ नहीं बोलते हैं, डेथ को बोलते हैं मोक्ष। जैसा कि आप अब भी सुनते होंगे कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, यानी कि डेथ हो गई। अब इनके जो फादर थे, फादर, उनका नाम था सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय थे, क्षत्रिय। और क्षत्रिय के अंदर एक क्लैन आता है, कौन सा, जंथ्रिका, जंथ्रिका, उससे बिलोंग करते थे। फिर इनकी जो मदर थी, उनका नाम क्या था, त्रिशला। प्लस इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था यशोदा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे हमारे बनते हैं। इनकी जो डॉटर थी, डॉटर, उसका नाम क्या था, अनोजा प्रियदर्शना, अनोजा प्रियदर्शना। अनोजा प्रियदर्शना जो इनकी बेटी थी, उसी के हस्बैंड थे जमाली, उसी के हस्बैंड थे जमाली, जो कि महावीर जी के फर्स्ट डिसाइपल बने। फर्स्ट डिसाइपल यानी कि पहले शिष्य जो महावीर जी के बने, वो उनकी बेटी के पति जमाली ही बने। अब ये तो हमने कर ली इनकी मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन की बात, माता पिता ये सब इनके कौन थे। अब कुछ और बातें कर लेते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने अपना घर लेफ्ट होम एट 30 ईयर्स एज, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। किसके साथ में, विद मखाली घोषाल। मखाली घोषाल, मखाली घोषाल कौन है, फाउंडर ऑफ आजीविक सेक्ट, आजीविक सेक्ट के जो फाउंडर है मखाली घोषाल, उनके साथ वर्धमान महावीर जी ने अपना घर छोड़ दिया था। और ऐसा मानते हैं कि इन्होंने जो अपना घर छोड़ा था, वो अपने बड़े भाई से पूछ के छोड़ा था। आगे बात कर लेते हैं। 30 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, और जब ये 42 ईयर्स के हो गए, जब ये 42 ईयर्स के हो गए, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
यानी कि एनलाइटमेंट हो गया इनका, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 42 साल की उम्र में। कहां पर हुई? साल के वृक्ष के नीचे, अंडर साल्ट्री। और रिवर किसके नजदीक थी? रिवर थी हमारी रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? जुम्बिक ग्राम में। जुम्बिक ग्राम में इनको रिजुपालिका नदी के किनारे साल्ट्री के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे हम बोलते हैं कैवल्य, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होना कैवल्य। ऐसे ही मतलब जैनिज्म में जो जीन बोलते हैं, जिन, JIN, जिन, वो उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, who achieved enlightenment, EN और लगा लीजिए, एनलाइटनमेंट। तो जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उसे हम अपने जैन धर्म में जीन बोलते हैं। अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पहले डिसाइपल मैंने आपको बता ही दिया, इनके जो बने वो इनकी बेटी के पति जमाली बने। जो फर्स्ट सरमन मतलब पहला उपदेश इन्होंने दिया पावा में। और इनकी जो टीचिंग्स हैं, यानी कि जो भी इन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो भी लोगों को समझाया बताया, अपने उपदेश दिए, वो आज की डेट में हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वल्लभी, गुजरात में। यहाँ पर है ये इनकी टीचिंग्स, कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। अब जैन धर्म में एक टर्म आता है बसादीज। इसका मतलब होता है जैन मोनेस्ट्रीज। इसको हम बोलते हैं बसादीज, मतलब जैन मोनेस्ट्रीज। और जैसे कैवल्य होता था, एनलाइटमेंट को कैवल्य बोलते थे। जो एनलाइटमेंट को अचीव कर लेता था उसको जीन बोलते थे। सेम ऐसे ही एक यहाँ पर वर्ड है केवलिन उसको बोलते थे जो कि परफेक्टली लर्न, यानी कि एक तरह से परफेक्टली लर्नड, मतलब कि जो कि बिल्कुल अच्छे से जान चुका है जैन धर्म को, उसको बोलते थे केवलिन, यानी जितेंद्रिय, जो कि अच्छे से बिल्कुल समझ चुका है, जितेंद्रिय। अब जैन फिलोसफी में कितने त्रिरत्न हैं? जैन फिलोसफी में हमारे 3 रत्न यानी कि त्रिरत्न हैं। तो अब इनके 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? वो सबसे पहला था, मतलब आप ऐसे याद कर लेना, KFC, नॉलेज, यानी कि राइट नॉलेज, सही ज्ञान, राइट फेथ, और राइट कंडक्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सम्यक ज्ञान या ज्ञान, सम्यक। ये भी याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि 3 मतलब जो फिलोसफी थी इनकी, या जो 3 प्रिंसिपल्स थे वो कौन कौन से थे। उसमें 4 ऑप्शन देगा आपको, 3 में ये दे रखे होंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और एक होगा आपका सम्यक चरित्र। मतलब अपना चरित्र भी आपको अच्छा रखना चाहिए। तो ये इनकी 3 फिलोसफी थी। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हमारे जैनिज्म के 5 प्रिंसिपल्स थे, 5 प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसे कौन से 5 सिद्धांत थे जो ये अपने जीवन में अपनाते थे, तो पहला जो कि मैंने आपको बता दिया, गांधी जी वाली मानसिकता थी इनकी, अहिंसा, नॉन वायलेंस।
लेकिन ये तो बहुत पहले आ गए थे, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि गांधी जी की मानसिकता इन जैसी थी, अहिंसा, नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस को ही हम क्या बोलते हैं, सूत्रकृत अंग। सूत्रकृत अंग, ये एक एग्जाम में पूछा गया है कि नॉन वायलेंस को क्या बोलते हैं, तो सूत्रकृत अंग। दूसरा है हमारा सत्य, इसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, ओनली स्पीक ट्रूथ, सत्य, ट्रूथ। दूसरा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और याद करेंगे कि वैदिक एज में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मचर्य आपका लाइफ का कौन सा फेज होता है, तो ये हमारा फर्स्ट फेज ही होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि सेक्सुअली मोनोगेमस, सेक्सुअली मोनोगेमस ब्रह्मचर्य। फोर्थ है हमारा इसमें अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, यानी चोरी नहीं करने का, नॉन स्टीलिंग। और फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा अपरिग्रह, यानी कि डिटैच फ्रॉम मेटीरियलिस्टिक थिंग्स, डिटैच फ्रॉम मेटीरियलिस्टिक थिंग्स। ये एक तरह से हमारा वही हो गया, संन्यास ले लेना, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स से दूर हो जाना, अपरिग्रह। ये दे रखा है हमारा 5 प्रिंसिपल्स जो कि जैन्स अपनी लाइफ में अपनाते हैं। नेक्स्ट, अब इनकी कुछ किताबों की बातें कर लेते हैं कि जैनिज्म के लिए हमें मतलब कौन कौन सी किताबें जो हमें जैनिज्म के बारे में बताती हैं मिलती हैं। तो सबसे पहले भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और इसी के अंदर हमें पता चलता है महाजनपद्स का भी, महाजनपद्स का। ये बस इसलिए लिख रहा हूं मैं जिससे कि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं पीछे की भी। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र। और वो मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी बायोग्राफीज जो हैं वो कल्प सूत्र में मिलती हैं हमें। आगम सूत्र और कल्प सूत्र, जहां पे हमें इनकी बायोग्राफीज देखने को मिलती हैं कल्प सूत्र में। तो ये हो गई हमारी इनकी किताबें। अब टेक्स्ट बात कर लेते हैं। टेक्स्ट कौन कौन से हैं मेन दो। एक तो हमारा हो गया परिशिष्ट प्रवर्ण, परिशिष्ट प्रवर्ण। दूसरा हो गया त्रिषष्टि लक्षण, त्रिषष्टि लक्षण। ये हमारे कुछ मतलब मेन टेक्स्ट हो गए जैनिज्म के लिए। अब जैनिज्म में आगे जाके, जैसे कि आपको पता है, आगे जाके विभाजन तो हर चीज में होता ही है किसी न किसी कारणवश। तो ऐसे इसमें बात करते हैं कि जैनिज्म में जो डिवीजन हुआ वो किस चीज के बेसिस पर हुआ और कैसे कैसे हुआ। तो जो हमारे मतलब, चलो ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे हमारे, वो भी जैनिज्म पर भी बिलीव करते थे, उन्होंने भी जैन धर्म ही अपना लिया था। तो जो हमारा डिवीजन हुआ जैन धर्म में वो हुआ दो में। एक थे हमारे दिगंबर और एक थे हमारे श्वेतांबर। जो हमारे श्वेतांबर थे वो सफेद कपड़े पहनते हैं, व्हाइट क्लोथ्स। और जो दिगंबर होते हैं वो कोई क्लोथ नहीं पहनते, नो क्लोथ्स। ये मतलब नग्न अवस्था में रहते हैं जो भी हमारे दिगंबर होते हैं। जो दिगंबर्स के लीडर थे वो कौन थे हमारे भद्रबाहु। जो लोग भद्रबाहु को फॉलो करते हैं वो मतलब दिगंबर होते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते। और जो हमारे दिगंबर हैं मतलब जो भद्रबाहु हैं, इन्होंने ही फर्स्ट जैन काउंसिल को बॉयकॉट किया था। प्लस मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी कौटिल्य यानी कि चाणक्य की मदद से, वो भी हमारे जैनिज्म ही है, मतलब जैन धर्म ही अपनाया था उन्होंने भी। और उन्होंने सल्ले खाना परफॉर्म किया था, सल्ले
खाना। सल्ले खाना में होता है मतलब कि अपने घर से दूर चले जाते हैं और कुछ टाइम के लिए बिल्कुल खाना पीना, कुछ टाइम के लिए क्या मतलब जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक खाना पीना वगैरह सब कुछ त्याग देते हैं, उसे बोलते हैं सल्ले खाना। तो इन्होंने कहाँ पर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना अपना? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सल्ले खाना परफॉर्म किया था। एक टर्म होती है जैन धर्म में आगम्स। आगम्स ये होती हैं सैक्रेड बुक्स ऑफ जैन रिलीजन, उनको बोलते हैं हम, जो मतलब जैन रिलीजन की पवित्र किताबें होती हैं उनको बोलते हैं हम आगम्स, उनको हम बोलते हैं आगम्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भद्रबाहु ने फर्स्ट काउंसिल बॉयकॉट कर दी थी, फर्स्ट काउंसिल बॉयकॉट कर दी थी हमारी किन्होंने? भद्रबाहु ने। तो टोटल काउंसिल्स यहाँ पर कितनी हुई? तो काउंसिल्स जो हुई टोटल जैन धर्म में वो हुई 2। तो फर्स्ट हमारी हुई कहां पर? 298 बीसी में, 298 बीसी में, जिसके लीडर थे हमारे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। और इस पहली का हमें आज तक ये नहीं पता लग पाया कि ये मतलब कहां पर हुई थी, लेकिन इसके जो लीडर थे वो स्थूलभद्र थे। और इसको पैटर्नाइज किया मतलब सहयोग किया किसने? बिंदुसार ने, क्योंकि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे उस टाइम पर वही राजा थे। सेकंड काउंसिल जो हुई हमारी वो कब हुई? 512 एडी में वल्लभी गुजरात में, जहां पर आज हमारे वल्लभी गुजरात में जो टीचिंग्स हैं वो आज भी हमारी प्रेजेंट है कहां पर? वल्लभी गुजरात में। और यहीं पर हमारी सेकंड जैन काउंसिल हुई वल्लभी गुजरात में। अब आगे बात करते हैं। तो जो हमारी जैन लिटरेचर्स हैं, जैन लिटरेचर वह है हमारी प्राकृत भाषा में, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे भी कि जो हमारी जैन लिटरेचर्स हैं वो हमें किस मतलब भाषा में, किस लैंग्वेज में देखने को मिलती हैं? तो वो हमारी जो मिलती हैं वो प्राकृत भाषा में देखने को हमें मिलती हैं। और यहाँ पर ही लिख लेंगे कि श्वेतांबर के जो लीडर थे वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र हमारे श्वेतांबर के लीडर थे। आगे बात करते हैं अब इसके आर्किटेक्चर की, कि हमारे कौन कौन से टेम्पल्स या कौन कौन सी मेन मतलब ऐसी जगह हैं जो कि जैनिज्म से बिलोंग करती हैं। तो आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो रॉक कट केव टेम्पल है उड़ीसा का, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रॉक कट केव टेम्पल्स जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? तो जैनिज्म को। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है या किसी और तरीके से पूछ सकता है आपसे, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है इन चीजों से। तो रॉक कट केव टेम्पल्स जो है उड़ीसा में वो, प्लस हाथी गुम्फा उड़ीसा, हाथी गुम्फा केव्स जो हैं वो भी हमारी उड़ीसा में ही है, खारवेल में। खारवेल उड़ीसा में हमारी हाथी गुम्फा केव्स। साथ में हमारी पड़ती हैं उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स, जो कि हमारी ये भी उड़ीसा में ही है। रॉक कट केव भी, हाथी गुम्फा भी, और उदयगिरी और खांडगिरी तीनों मतलब हमारी जो केव्स हैं ये उड़ीसा में ही हमें देखने को मिलती हैं। आगे बात कर लें तो एक टेम्पल है पट्टाडकल में, एक टेम्पल है कहां पर? इन पट्टाडकल। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये पट्टाडकल टेम्पल जो है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये बनवाया किसने, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो हमारे चालुक्याज ने बनवाया था। साथ में एक दिलवारा जैन टेम्पल है, दिलवारा जैन टेम्पल, ये कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में।
और ये दिलवारा जैन टेम्पल बनवाया किसने था? वास्तुपाल ब्रदर्स ने। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में बन चुका है कि दिलवारा जैन टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, या फिर मतलब किसने बनवाया। ऐसे ही हमारे स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, जिनको हम बाहुबली भी बोलते हैं, ये हमारा कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला वही जगह है जहां पर सल्लेखा ने परफॉर्म किया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जो गोमतेश्वर है ये हमारे पहले तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव के बेटे हैं। ऋषभदेव के बेटे हैं ये। और ऋषभदेव कहाँ पर पैदा हुए थे? अयोध्या में पैदा हुए थे। ऋषभदेव को हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में एक फेस्टिवल और याद रखेंगे, महामस्तभिषेक। महामत्स्याभिषेक ये हमारा जैन्स का मतलब एक फेस्टिवल है जो कि हर 12 साल में मनाया जाता है, एवरी 12 ईयर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे भी, महामत्स्याभिषेक हर 12 साल में। अब जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि जो मतलब फर्स्ट जैन काउंसिल हमारी पैटर्नाइज की वो बिंदुसार ने करी, और चंद्रगुप्त मौर्य भी मतलब जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे, जैन धर्म को ही फॉलो करते थे। तो ऐसी बात कर लेते हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि जैन धर्म के पैटर्न्स कौन कौन थे। या डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बिंदुसार फॉलोड विच रिलीजन, या चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड विच रिलीजन। तो इस चीज के लिए मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जैन धर्म को के अनुयायी मतलब जैन धर्म में कौन कौन मानते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार तो आपने देख ही लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखा ने परफॉर्म किया था और बिंदुसार ने फर्स्ट जैन काउंसिल को पैटर्नाइज किया था। साथ में जो बिंबिसार थे हमारे, बिंबिसार हमारे हर्यंक वंश के हैं, और ये कंटेम्परेरी हैं इनके, कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध जी के भी। उनका हम बुद्ध जी की बात हम कल करेंगे, और महावीर जी के भी। कंटेम्परेरी हमारे कौन है? बिंबिसार। साथ में जो इनके बेटे हैं बिंबिसार के, सन अजातशत्रु। तो ये आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, एक बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश के हैं, उनके बेटे अजातशत्रु। ये सब हमारे कहाँ पर थे? मतलब ये सब हमारे जैन धर्म को ही मानते थे। साथ में आपको याद रखना है कि एलोरा केव्स महाराष्ट्र, यहाँ पर भी हमारा, देखता हूँ अगर पीछे जगह होगी तो, हाँ यहाँ पर लिख लेंगे एलोरा केव्स, जो कि हमारी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। दिलवारा जैन टेम्पल मैंने आपको बता ही दिया। एक है हमारा मांगी तुंगी, जो कि हमारा पड़ता है नासिक में। नासिक हमारा महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में हमारा मांगी तुंगी पड़ता है। सीकर जी झारखंड में है, वो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खजुराहो एमपी में, खजुराहो जो कि हमारा एमपी में पड़ता है। सीकर जी लिख लीजिए फिर भी, जो कि हमारा झारखंड में पड़ता है। ये सारे हमारे जैन टेम्पल्स हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चंस लगाकर देख लेना, उसके बाद आपको लेक्चर की अहमियत पता चलेगी। जब आप इस लेक्चर के क्वेश्चंस मतलब जितने भी जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लगा के देखना, किसी भी प्रीवियस ईयर से, या मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लेना, या अपने आप में आपने कोई मॉक टेस्ट ले रखे होंगे, अगर उसमें जैनिज्म के अलग से दे रखे हो चैप्टर वाइज, तो आप जैनिज्म के मॉक टेस्ट में मतलब मॉक लगा के देख लेना, क्वेश्चन लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा इस लेक्चर की अहमियत, और आप ये भी समझ जाएंगे कि कितना एग्जाम ओरिएंटेड है। सो उसके बाद मेरे को आप रिव्यू देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, बाय।